सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स की यूनिट फर्स्ट को। तो आज से हम एक नई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के सारी की सारी यूनिट्स को कवर करवाएंगे। इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास सारी की सारी वीडियोस पहुंचती रहें। ठीक है, हमारे पास जो यूनिट फर्स्ट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस यूनिट फर्स्ट में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर हम कवर करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो वो है कि पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को, यानी कि लैन को पढ़ेंगे, वैन को पढ़ेंगे, मैन को पढ़ेंगे, पैन को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे गोल्स और एप्लीकेशंस को कंप्यूटर नेटवर्क के। उसके बाद हम देखेंगे OSI रेफरेंस मॉडल जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे TCP और IP मॉडल को। उसके बाद देखेंगे सर्विस प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज को। फिर जब देखेंगे टाइप्स ऑफ डिलेस क्या क्या हो सकते हैं नेटवर्क के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैकबोन लैन को। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया को। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्विचिंग और उसके टाइप्स को, ISDN को, और लास्ट में हम टर्मिनल हैंडलिंग को पढ़कर इस वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, तो महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं वीडियो को। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर पाए। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए ये डायग्राम लीजिए आप। इस डायग्राम में देख रहे हैं ना आप, एक कंप्यूटर, दूसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम, चौथा सिस्टम, ये सारे के सारे एक दूसरे से एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। या तो वो नेटवर्क वायर्ड हो सकता है, या फिर वो ऑप्टिकल हो सकता है, या फिर वायरलेस हो सकता है। तो जब हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को या सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर पाए, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस जो होते हैं वो कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब कुछ रूल्स को यूज़ करते हैं। उन्हीं को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। तो नोड्स क्या हो सकते हैं नेटवर्क पर? नोड्स हो सकते हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स, स्पेशलाइज्ड होस्ट। और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनके नेटवर्क एड्रेसेस से, जिनके और उनके पास एक होस्ट नेम भी होता है। जैसे मान के चलिए हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं, 10 के 10 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये 10 कंप्यूटर्स को हम क्या बोलेंगे? नोड्स बोलेंगे। ठीक है, और कनेक्टेड जहाँ से भी होंगे उसको बोलेंगे सर्वर। ठीक, तो जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स, जब हम काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास 5 टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। बेसिकली आपकी जो AKTU की बुक है उसमें पढ़ाया गया है केवल लोकल एरिया नेटवर्क को, वाइड एरिया नेटवर्क को और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को। तो मैं आपको 2 एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा ताकि आपको अगर इनमें से कोई याद नहीं आ रहा तो आप उनके बारे में भी लिख के आ सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नेटवर्क होता है एक लिमिटेड एरिया में, यानी कि घर में, ऑफिस में और स्कूल में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला नेटवर्क है उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि लोकली जो यूज़ किया जा रहा है, जैसे एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर कोई एक नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज होती है 2 किलोमीटर तक, यानी कि ये 0 मीटर से लेके 2 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ करता है? ये यूज़ करता है इथरनेट और वाईफाई को। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं होम नेटवर्क्स, स्कूल्स में यूज़ किया जाता है, या ऑफिस लोकल एरिया नेटवर्क। अब हमको लोकल एरिया नेटवर्क क्लियर हो गया, यानी कि ऐसा नेटवर्क जो कि एक पर्टिकुलरली लोकली किसी रीजन के अंदर यूज़ किया जा रहा हो, या तो किसी बिल्डिंग के अंदर होगा या किसी लिमिटेड एरिया के अंदर होगा। ठीक है, इसकी रेंज 2 किलोमीटर तक होती है। अब हम पढ़ते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? मेट्रो सिटीज़ में जो नेटवर्क है, बड़ी बड़ी सिटीज़ के लिए जो नेटवर्क डिज़ाइन किया गया उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस तक, किसी सिटी के अंदर या किसी टाउन के अंदर। ठीक है, जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव को अगर पूरा का पूरा हम उसका नेटवर्क देखें तो वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यानी कि अगर पूरे गुड़गांव को कोई नेटवर्क कवर कर सकता है तो वो हो सकता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ओके। इसकी कवरेज जो होती है वो लार्ज लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा बड़ी होती है और छोटी होती है वाइड एरिया नेटवर्क से।
इसके रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 50 किलोमीटर तक, यानी 5 से लेके 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ करता है? ये यूज़ करता है FDDI को, CDDI को और ATM को। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सिटी वाइड नेटवर्क्स या लार्ज एरिया विद मल्टीपल बिल्डिंग्स। ओके, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, जैसे एक पार्टिकुलर सिटी है गुड़गांव का जो टोटल एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जाता है उसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैसे ही किसी और सिटी को, जैसे आप देख लीजिए कि आपको ना एक नोएडा को कवर करना है, तो आप पूरा का पूरा नोएडा को कवर कर सकते हैं। उससे आपको लखनऊ कवर करना है तो वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाएगा। आप पढ़ते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है इनमें। वाइड एरिया नेटवर्क की डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर कर लेता है, यानी कि ये स्पेन कर सकता है लार्ज जोग्राफिकल एरिया को, और नेटवर्क के कनेक्ट कर सकता है अक्रॉस सिटीज। यानी कि अब तक तो हम केवल कहाँ तक कनेक्ट कर पा रहे थे? सिटीज को कनेक्ट कर पा रहे, सिटी की पार्टिकुलर कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या कर सकते हैं हम? सिटीज, मल्टीपल सिटीज को कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कंट्रीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। 7 कॉन्टिनेंट को नेटवर्क से जब जोड़ देते हैं तो वो बनता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी कवरेज की बात करें तो इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है और वो ग्लोबल भी हो सकती है। टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज़ करती हैं? ये यूज़ करता है सैटेलाइट लिंक्स को, इंटरनेट कनेक्शंस को और लीज लाइंस को। इसके एग्जांपल है इंटरनेट, एक वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरकॉन्टिनेंटल कॉर्पोरेट नेटवर्क्स होते हैं जिनके ऊपर कॉर्पोरेट का सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि एक कॉन्टिनेंट है, जैसे कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है और दूसरा अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। उन दोनों में जब हम एक दूसरे के साथ कवर करते हैं, यूरोप से एक दूसरे के साथ जब हम कॉर्पोरेट की मीटिंग्स करते हैं तो वो होता है इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क। तो समझ में आ गया आपको लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। दो जो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक बेसिक नेटवर्क होता है किसी इंडिविजुअल के लिए, अगर वो नेटवर्क करवाना है तो, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए कोई नेटवर्क चलवाना है तो उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसकी कम्युनिकेशन रेंज की बात करें तो 1 से लेकर 100 मीटर तक होती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे कि आपके दोस्त ने आपसे हॉटस्पॉट मांगा और आपने कनेक्ट कर लिया तो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। या फिर आपने अपने लैपटॉप को इथरनेट की मदद से, इथरनेट केबल यानी केबल की मदद से आपके फ़ोन से कनेक्ट कर लिया, तो ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, इसकी कम्युनिकेशन रेंज कहाँ से होती है? 1 से लेकर 100 मीटर तक होती है। इसमें टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं? ब्लूटूथ, IRDA और ZigBee। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो USB कनेक्शंस, फोन्स, टैबलेट्स, प्रिंटर्स, जब हम USB के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं तो ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है। अगला है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा होता है और इसको हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। ये काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को स्पेन कर सकता है कैंपस के अंदर ही, यानी कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में कैंपसेस होते हैं ना, उस कैंपस में पार्टिकुलर 3-4 बिल्डिंग हो सकती हैं। जब वो उन 3-4 बिल्डिंग्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं हम कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके लिए हम टेक्नोलॉजी किसका यूज़ करते हैं? इथरनेट का। रेंज कहाँ तक हो सकती है? 1 से लेकर 5 किलोमीटर तक होती है। और वहीं लोकल एरिया नेटवर्क कितनी थी? 2 किलोमीटर तक। तो आपने अपने सारे के सारे नेटवर्क्स को पढ़ लिया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है कि गोल्स क्या होते हैं नेटवर्क्स के। तो गोल्स क्या होते हैं नेटवर्क के अंदर? नेटवर्क के क्या क्या गोल्स हैं? नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो हमारा क्या गोल होता है कि हम क्यों नेटवर्क को बना रहे हैं? तो एक होता है रिसोर्स शेयरिंग, यानी कि नेटवर्क हमको अलाउ करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करने में। ठीक है, तो रिसोर्स शेयरिंग मतलब नेटवर्क हमको अलाउ करता है कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ शेयर कर सकें। ये हाई रिलायबिलिटी देता है क्योंकि नेटवर्क जो है प्रोवाइड करता है रिडंडेंसी, यानी कि अगर हमारे 5 कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक पार्टिकुलर फाइल को हमने शेयर किया है तो वो पार्टिकुलर फाइल पाँचों कंप्यूटर्स के पास होगी। तो अगर इन फ्यूचर ये वाला जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो जाता है तो हमारी फाइल क्या हो सकती है? फाइल हमारी ख़राब नहीं होगी या फाइल हमारी खोएगी नहीं, हमारे पास वो ऑलरेडी 4 जगह पर स्टोर्ड है। तो ये हाई रिलायबिलिटी देता है, यानी कि नेटवर्क रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है, जिससे कि अगर एक भी डिवाइस फेल हो सकता है तो बाकी के डिवाइसेस फंक्शन कर सकते हैं। ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि जोग्राफिकली डिस्टेंट यूजर जो होते हैं वो नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरएक्टिवली। ये गोल है नेटवर्क का। ये फ्लेक्सिबल एक्सेस देता है, यानी कि फाइल्स जो हैं वो किसी भी पार्ट से, किसी भी कनेक्टेड नेटवर्क से, किसी भी पार्टिकुलर कंप्यूटर से जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, अगर वो कहीं पर भी है दुनिया में तो वहाँ से हम अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी एनहेंस हो जाती है। अगला है सिक्योरिटी। तो गोल
अगर नेटवर्क का सिक्योरिटी का गोल जो नेटवर्क का गोल है वो एक सिक्योरिटी भी इसका मेन गोल है कि नेटवर्क हमारा इतना अच्छा होना चाहिए कि वो सिक्योर कर पाए और प्रोटेक्ट कर पाए हमारी फाइल्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस से और डेटा ब्रीचेस से। अगला गोल है इसका परफॉर्मेंस, यानी कि नेटवर्क का एम होता है कि वो हाई परफॉर्मेंस दे पाए और लो लेटेंसी कर पाए। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करें कंप्यूटर नेटवर्क्स की, तो कहाँ कहाँ कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज़ होता है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है हम बिजनेसेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि नेटवर्क कम्युनिकेशन को एनेबल करता है, रिसोर्स शेयरिंग को एनेबल करता है और कोलैबोरेशन को एनेबल करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। तो बिजनेस में एप्लीकेशन है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। एजुकेशन में, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए, रिसर्च के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, यानी कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह हो गई, इन सबको हम नेटवर्क के थ्रू तो एक्सेस कर पा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया, ये पूरा का पूरा सिस्टम आज की डेट में पूरा का पूरा सिस्टम नेटवर्क के ऊपर रिलाई करता है। अगर नेटवर्क खराब हो जाता है तो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे आप। तो पूरा का पूरा सिस्टम, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, सब कुछ किसके ऊपर काम कर रहा है, नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है। रिसर्च, साइंटिस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं ग्लोबली, डेटा को शेयर कर सकते हैं, अपने न्यू इनोवेशंस को बता सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं नेटवर्क पर। तो ये एप्लीकेशन है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं और आपकी हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हर हर महादेव का नाम लेके दूसरी स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास OSI रेफरेंस मॉडल। भैया ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, OSI रेफरेंस मॉडल। तो OSI रेफरेंस मॉडल को क्या बोलते हैं हम, इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। इसीलिए इसको OSI रेफरेंस मॉडल कहा जाता है। ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो कि नेटवर्क कम्युनिकेशन को डिवाइड कर देता है इनटू 7 एब्स्ट्रैक्ट लेयर्स। यानी कि जब हम नेटवर्क कम्युनिकेशन को 7 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के थ्रू, तो वो होता है OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल्स। इसको हम OSI रेफरेंस मॉडल भी बोलते हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि जो नेटवर्क पे कम्युनिकेशन हो रही है उसको 7 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर देता है। तो इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं, एक एक करके उनको पढ़ते हैं। पहली लेयर है फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर का काम क्या होता है, वो फिजिकल ट्रांसमिशन जो हो रहा है डेटा का किसी भी नेटवर्क मीडियम के ऊपर, उससे डील करती है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर है पहली लेयर। पहली लेयर का काम क्या है, ये डील करती है फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा से। एक पार्टिकुलर नेटवर्क में जो फिजिकल ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का, उससे ये डील करती है। इसका कंसर्न कहाँ होता है, मतलब ये एक बिट लेवल ट्रांसमिशन करती है, वोल्टेज लेवल पर ट्रांसमिशन कर रही होती है और फिजिकल कनेक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिशन कर रही होती है। इसके एग्जांपल की बात करें तो इथरनेट केबल्स हो गई, वाईफाई सिग्नल्स हो गए, ये सब क्या है, ये फिजिकल लेयर के अंदर आते हैं, क्योंकि इनमें फिजिकल ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का एक नेटवर्क मीडियम के थ्रू। दूसरी लेयर है हमारे पास डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है एरर डिटेक्शन के लिए, फ्रेमिंग करने के लिए और एड्रेसिंग करने के लिए। डेटा लिंक लेयर फ्रेम क्रिएट करती है रॉ बिट्स से और ये इंश्योर करती है कि रिलायबल कम्युनिकेशन हो पाए कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर क्या है, ये दूसरी लेयर है हमारे OSI रेफरेंस मॉडल की। इसका काम होता है एरर डिटेक्शन करना, फ्रेमिंग करना और एड्रेसिंग करना। यानी कि ये फ्रेम्स को क्रिएट करती है रॉ बिट्स से और ये इंश्योर करती है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन हो पाए कनेक्टेड डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली। इसके एग्जांपल की बात करें तो इथरनेट स्विचेस हो गई, मैक एड्रेसेस हो गए, ये डेटा लिंक लेयर के अंदर आते हैं। तीसरा है नेटवर्क लेयर। तीसरी लेयर क्या है हमारे पास, नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर जो है वो राउटिंग को हैंडल करती है, लॉजिकल एड्रेसिंग यानी कि IP एड्रेसिंग को हैंडल कर रही होती है, पैकेट फॉरवर्डिंग को हैंडल कर रही होती है। नेटवर्क लेयर ये डिटरमाइन करती है कि कौन सा पाथ बेस्ट होगा डेटा पैकेट्स के लिए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। यानी कि अगर हमारा कोई डेटा पैकेट हमको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है तो 10 रास्ते हो सकते हैं। तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, वो ये डिटरमाइन करती है कि कौन सा सबसे अच्छा पाथ है, कौन सा सबसे अच्छा रास्ता है उस डेटा पैकेट के लिए, ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। नेटवर्क लेयर के एग्जांपल्स हैं राउटर्स और IP एड्रेसेस। चौथी है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो इंश्योर करती है एंड टू एंड कम्युनिकेशन रिलायबिलिटी को। ये इसका काम क्या होता है, ये डेटा को स्मॉलर यूनिट्स यानी कि सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देती है और उनके फ्लो को मैनेज कर रही होती है। एग्जाम्पल है इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल।
तो 4 लेयर्स हमने पढ़ ली हैं, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं 5वीं लेयर को, यानी कि सेशन लेयर को। तो सेशन लेयर 5वीं लेयर होती है। ये इस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है और टर्मिनेट करती है कम्युनिकेशन सेशंस को डिवाइसेस में। यानी कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर 2 डिवाइसेस हैं तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन का जो टाइम होगा, उसको सेशन को कौन इस्टेब्लिश करेगा? सेशन लेयर इस्टेब्लिश करेगा। मेंटेन भी वही करेगा, और जब इन दोनों का काम खत्म हो चुका है, डेटा शेयर हो चुका है, तो इसको टर्मिनेट भी सेशन लेयर ही करती है। मैनेज करती है डायरेक्ट कंट्रोल को और सिंक्रोनाइजेशन को। इसके एग्जांपल हो सकते हैं एपीआई कॉल्स या रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। ठीक। 6th लेयर है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का फोकस होता है डेटा के रिप्रेजेंटेशन में, डेटा की एनक्रिप्शन में और डेटा को कंप्रेस करने के लिए। ये ट्रांसलेट करती है डेटा के फॉर्मेट्स को बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है। अगली है, इसका एग्जांपल की बात करें तो एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल, जैसे कि एसएसएल या टीएलएस या डेटा कंप्रेशन, इस प्रेजेंटेशन लेयर के एग्जांपल्स हैं। 7वीं और आखिरी लेयर हमारे पास होती है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? ये नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली यूजर एप्लीकेशंस के लिए प्रोवाइड करती है। ठीक है। इसके अंदर हम ऐसे प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं जिससे हम ईमेल कर पाएं, वेब ब्राउजिंग कर पाएं, फाइल ट्रांसफर कर पाएं। और इसके एग्जांपल क्या है? HTTP, SMTP और FTP। तो हमने साथ के साथ लेयर्स को पढ़ लिया। तो ये इसका डायग्राम ही आपको बना के आना जब आप बताएंगे। तो ये फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर में बिट लेवल ट्रांसमिशन होता है डेटा का। डेटा लिंक लेयर में हम फ्रेम्स बनाते हैं। नेटवर्क लेयर में हम पैकेट्स बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम सेगमेंटेशन करते हैं। सेशन में डेटा को हम क्या कर रहे होते हैं? मेंटेन कर रहे होते हैं। कनेक्शन को मेंटेन कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन सेशन को मेंटेन कर रहे होंगे, एस्टैब्लिश कर रहे होंगे और टर्मिनेट कर रहे होंगे। प्रेजेंटेशन लेयर को डेटा रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा, एनक्रिप्शन हो रहा होगा। ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर क्या है? ये नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है डायरेक्टली टू द यूजर को। ओके। एक एग्जांपल तो मैं समझते हैं कि डेटा फ्लो कैसे होता है ओएसआई मॉडल में। जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो वो इन लेयर्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जा रहा होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान चलिए एक लूफी नाम की लड़की है, वो उसको जोरो के पास एक क्या करना है? ईमेल सेंड करना है। तो कैसे करेगी? लूफी एक ईमेल को लिखेगी एप्लीकेशन लेयर पे, यानी कि इस लेयर पे क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर पे लिखी जाएगी, क्योंकि इसी लेयर के थ्रू नेटवर्क सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली यूजर की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर पाती हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा कि जो डेटा है, जो इसने ईमेल लिखा है, वो फॉर्मेट होगा उसका और वो एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा। अब जो सेशन लेयर यानी कि 5th लेयर जो है वो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगी डेस्टिनेशन के साथ, जहाँ पे भेजना है, यानी कि ज़ोरो के साथ। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी? वो इस ईमेल को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगी। नेटवर्क लेयर राउट करेगी इन सेगमेंट्स को, यानी कि बेस्ट पॉसिबल पाथ खोजेगी जिसके थ्रू हम इस सेगमेंट्स को भेज पाए डेस्टिनेशन तक। डेटा लिंक लेयर क्या करेगी? इन पैकेट्स को फ्रेम करेगी। और फिजिकल लिंक लेयर क्या करेगी? इन फ्रेम्स को बिट्स में कन्वर्ट कर देगी ट्रांसमिशन के लिए। ठीक। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा समझ लिया। अगला है TCP/IP मॉडल। तो OSI रेफरेंस मॉडल जो था उसी को एडवांस करके हमने TCP/IP मॉडल बना दिया। तो TCP/IP मॉडल एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, और OSI रेफरेंस मॉडल की तरह इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। उसमें 7 थी, इसमें 4 हैं। ठीक है। तो अब इनको एक करके हम पढ़ने वाले हैं। पहली है नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क एक्सेस लेयर को हम बोलते हैं लिंक लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर जो है फिजिकल ट्रांसमिशन जो होता है डेटा का नेटवर्क मीडियम पर, उसको हैंडल करती है। ये बिट लेवल ट्रांसमिशन से कंसर्न्ड है, और इसके एग्जांपल्स हैं इथरनेट केबल्स और वाईफाई। ठीक। TCP/IP मॉडल में जो हमारे पास 4 लेयर्स है ना, वो जो OSI रेफरेंस मॉडल थी उसकी कुछ लेयर्स को कंबाइन करके बना दी गई है। ठीक है। एक डायग्राम से समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अभी इतना समझ लीजिए कि नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है, इसके अंदर पहली लेयर होती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। इसको हम लिंक लेयर भी बोलते हैं। ये फिजिकल ट्रांसमिशन जो हो रहा है डेटा का नेटवर्क मीडियम के ऊपर, उसको हैंडल करती है। इसके अंदर बिट लेवल ट्रांसमिशन हो रहे होते हैं, और इसके एग्जांपल है इथरनेट केबल्स और वाईफाई। दूसरी है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर जो है वो रेस्पॉन्सिबल है राउटिंग के लिए, लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए और पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए। इंटरनेट लेयर में ही हम ये डिटरमाइन करते हैं कि डेटा पैकेट्स के लिए अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए, अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कौन सा पाथ बेस्ट हो सकता है। इसके एग्जांपल्स क्या है? राउटर्स और IP एड्रेसेस। तीसरी लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करती है रिलायबल कम्युनिकेशन को बिटवीन डिवाइसेस। ट्रांसपोर्ट लेयर ही डेटा के ट्रांसमिशन को मैनेज कर रही होती है, डेटा के फ्लो कंट्रोल को मैनेज कर रही होगी, और एरर चेकिंग भी इसी लेयर के अंदर हो रही होगी। इसके एग्जांपल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल।
फाइनल लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, ये नेटवर्क सर्विसेज को डायरेक्टली प्रोवाइड कर देती है यूजर एप्लीकेशन पर। इसके अंदर हम ऐसे प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं जैसे कि ईमेल के लिए हम प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ करेंगे, फाइल ट्रांसफर के लिए यूज़ करेंगे, और इसके एग्जांपल हो सकते हैं HTTP, SMTP और FTP। ठीक है, तो ये TCP/IP मॉडल है। ये हमारे पास OSI मॉडल था जिसके अंदर 7 लेयर्स थी। ये TCP/IP है जिसके अंदर केवल कितनी है, 4 है। ठीक है, 4 लेयर्स। ठीक, तो OSI रेफरेंस मॉडल जो था उसकी इन तीनों लेयर्स को कंबाइन करके हमने क्या बना दी, एप्लीकेशन लेयर बना दी। यानी कि एप्लीकेशन लेयर ही TCP/IP में प्रेजेंटेशन का भी काम कर रही होगी, सेशन का भी काम कर रही होगी, और एप्लीकेशन लेयर का भी काम कर रही होगी। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर तो सेम एज रही, नेटवर्क लेयर भी एज रही, लेकिन डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को हमने TCP/IP मॉडल में क्या कर दिया, नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दिया। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कंबाइन करके हमने नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दिया। ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली मेन डिफरेंस है TCP/IP में और SI मॉडल के अंदर। इतना आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं सर्विस प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। तो सर्विस प्रिमिटिव्स जो हैं वो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं और बेसिक कमांड्स होते हैं जो अलाउ करते हैं नेटवर्क एंटिटीज को कि वो पार्टिकुलर एक्शन के लिए रिक्वेस्ट दे पाए और उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो सर्विस प्रिमिटिव्स क्या है, ये बेसिक ऑपरेशंस है या कमांड्स हैं जो अलाउ करते हैं नेटवर्क एंटिटीज को कि वो रिक्वेस्ट कर पाए और एग्जीक्यूट कर पाए स्पेसिफिक एक्शंस को। प्रिमिटिव्स जो हैं वो एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क, और इनेबल करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाए और कुछ पर्टिकुलर ड्यूटीज को परफॉर्म कर पाए। जैसे हमारे पास 2 कंप्यूटर्स हैं, A और B, तो इसमें 4 ड्यूटीज हो रही होती है सर्विस प्रिमिटिव्स में। सर्विस प्रिमिटिव्स क्या कर रही है, ये एक इंटरफेस देते रही है कि A और B जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाए और इंटरेक्ट कर पाए। तो पहली जो ड्यूटी होती है कि मान के चलो A को B के से कोई इन्फॉर्मेशन मंगानी है, तो A क्या करेगा, पहली ड्यूटी परफॉर्म करेगा, यानी कि वो रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, एक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट रिप्रेजेंट कर रही होगी किसी भी एंटिटी के थ्रू, यानी कि ये कनेक्शन मांग रहा है इससे। A जो है B के साथ कनेक्ट करना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट करेगा कि भाई B मुझे कनेक्ट करना तेरे साथ। B को फिर इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ कहीं से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, तो इंडिकेशन क्या इन्फॉर्म करेगा, इंडिकेशन का मतलब है इसमें एंटिटी को इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी इवेंट के रिगार्डिंग। इवेंट मतलब कि कोई इससे कनेक्शन रिक्वेस्ट मांग रहा है। ठीक, तो B क्या करेगा, उसको B करेगा रेस्पॉन्ड। B ने कर दिया रेस्पॉन्ड, तो रेस्पॉन्स का मतलब क्या है, एंटिटी रेस्पॉन्ड करेगी इवेंट के लिए, यानी कि परमिशन ग्रांट कर देगी कनेक्शन बनाने के लिए। तो B ने रेस्पॉन्स कर दिया कि हाँ भाई कनेक्शन बना ली, और फिर कंफर्म, यानी कि फाइनल ड्यूटी क्या होती है, कन्फर्मेंस की। जब ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं तो कन्फर्मेशन मिलता है कि भैया जो प्रीवियसली रिक्वेस्टेड एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। एक्शन क्या था, रिक्वेस्ट भेजी गई थी कनेक्शन के लिए, वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये बेसिकली सर्विस प्रिमिटिव्स की ड्यूटीज होती है। ठीक है, ड्यूटीज क्या है, रिक्वेस्ट, इंडिकेशन, रेस्पॉन्स और कन्फर्मेंस। सर्विस प्रिमिटिव्स क्या है, ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, कमांड्स होते हैं जो अलाउ करते हैं नेटवर्क एंटिटीज को कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाए, रिक्वेस्ट कर पाए और एग्जीक्यूट कर पाए स्पेसिफिक एक्शंस को। ठीक, अब समझते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि नोड्स को, लिंक्स को और डिवाइसेस को किसी कंप्यूटर नेटवर्क पे जब हम एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नोड्स, यानी अगर 10 कंप्यूटर हैं उनको किस वे में हमने दूसरे के साथ कनेक्ट कर रखा है, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि कैसे जो कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्टेड है और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो हमारे पास कई सारी टाइप्स की नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं, उनके खुद अपने एडवांटेजेस हो सकते हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। इनकी सारी की सारी जो हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी है इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो पहली टोपोलॉजी हम पढ़ेंगे बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे के सारे डिवाइसेस जो है एक सिंगल सेंट्रल केबल के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इस केबल को हम क्या बोलते हैं, बस या बैकबोन। इसमें जो डेटा का फ्लो होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, इसके अंदर मल्टी पॉइंट कनेक्शंस होते हैं, और एक ये नॉन रोबस्ट टोपोलॉजी है, क्योंकि अगर बैकबोन फेल हो जाएगी तो पूरी की पूरी टोपोलॉजी क्रैश हो जाती है। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी को इस डायग्राम से समझते हैं। ये बस टोपोलॉजी का डायग्राम है। हमारे पास एक ये बैकबोन कोएक्सियल केबल है जिसको हम क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। ठीक है, बस पे हमने मल्टी पॉइंट कनेक्शंस प्रोवाइड कर रखे हैं, यहाँ मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, और इन कनेक्शन से क्या कनेक्टेड है, नोड्स, यानी कि हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। अब इसमें अच्छाई क्या है,
अच्छा ये है कि इसके अंदर दोनों तरफ से डेटा को हम, इसके अंदर जो डेटा का फ्लो होगा वो बायडायरेक्शनल होगा, ये मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड कर देगी। लेकिन ये एक नॉन रोबस्ट टोपोलॉजी है, क्योंकि यानी कि अगर हमारी जो बस है ये केबल खराब हो गई तो बाकी जो नोड्स है ना वो एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल कर जाएगा। ये हमारे पास बस टोपोलॉजी होती है। डायग्राम के साथ ही एक्सप्लेन करना है, जब भी आप बना रहे होगे, जबकि आप क्वेश्चन आ गया ये, तो डायग्राम के साथ ही एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसको इंस्टॉल करना ईजी होता है, इसको एक्सटेंड करना ईजी होता है। इसके लिए हमको लेस केबल लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, और ये सूटेबल है स्मॉल नेटवर्क्स में, कि एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर बस टोपोलॉजी सबसे बेस्ट हो सकती है। ओके, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें ये डिफिकल्ट होता है ट्रबल शूट करना कि ट्रबल हुआ कहाँ पे है। मान के चलिए अगर ये नोड 3 खराब हो गई है तो कहाँ पे पूरा का पूरा दिक्कत आई है, उसको शूट करना, यानी उसको समझ पाना इसके लिए डिफिकल्ट होता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है दूसरी, कि अगर मेन केबल यानी कि जो बस केबल है अगर ये पूरी की पूरी फेल हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो सकता है, खराब हो जाएगा, नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा। इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती रहती है जैसे जैसे ज़्यादा डिवाइसेस में कनेक्ट होंगी। ये तब सबसे बेहतर परफॉर्म करेगी जब इसके साथ कम डिवाइसेस कनेक्टेड है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया गया है इस केबल के साथ तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होने लग जाती है। इसमें लिमिटेड केबल लेंथ होती है और नंबर ऑफ स्टेशन भी लिमिटेड होते हैं, यानी कि छोटी सी जगह के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपको बड़ी एरिया को एक्सप्लोर करना है तो वहाँ पे इसकी डिसएडवांटेज आती है। तो बस टोपोलॉजी हमने पढ़ ली। अगली है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक डिवाइस जो होगा वो 2 डिवाइसेस से कनेक्ट होगा, ठीक है। हर एक डिवाइस एग्जैक्टली 2 अदर डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है, और इसी वजह से एक सर्कुलर पाथ फॉर्म हो जाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। डेटा फ्लो की बात करें तो इसके अंदर डेटा जो होता है वो एक ही डायरेक्शनल में फ्लो कर सकता है या ज़्यादा डायरेक्शंस में ही फ्लो कर सकता है। तो इसके अंदर यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है डेटा का फ्लो, और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें इसकी तो डेटा पैकेट जो होते हैं इसके अंदर वो ज़्यादा स्पीड में ट्रेवल कर सकते हैं। हर डिवाइस जो है उसके पास इक्वल एक्सेस होगा नेटवर्क का, इसको इंस्टॉल करना इजी है और कॉन्फ़िगर करना भी इजी है, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर अगर फेलियर आ जाता है केबल में या डिवाइस में तो पूरा का पूरा लूप ब्रेक हो जाता है, और इसकी वजह से एंटायर नेटवर्क खराब हो जाता है। इसके अंदर ट्रबल शूट करना भी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसके अंदर डिवाइसेस को ऐड करना, नए डिवाइसेस को रिमूव करना पूरे के पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देता है। एक एग्जाम्पल इससे हमारे पास ये पूरा क्या है, रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम है। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि डिफरेंट स्टेशन होते हैं, डिफरेंट नोड्स हैं, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहला पॉइंट क्या था कि हर एक डिवाइस एग्जैक्टली 2 अदर डिवाइस से कनेक्ट है, यानी कि अगर स्टेशन 3 की बात करें तो वो किससे कनेक्ट है, स्टेशन 1 से भी कनेक्ट है और स्टेशन 4 से भी कनेक्ट है। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि सारे के सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बन जाता है। अब इन फ्यूचर इसमें डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर ये वाला स्टेशन खराब हो जाता है तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे सिस्टम है वो ब्रेक कर जाएगा, यानी कि अब ये स्टेशन 1, स्टेशन 4, स्टेशन 3 के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लो खराब हो जाता है। अगर एक किसी केबल के अंदर फेल रह जाए या डिवाइस जो है वो खराब हो जाए तो पूरा का पूरा लूप ब्रेक हो जाता है। ये हमारे पास रिंग टोपोलॉजी होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और कमेंट में बताते चलिएगा कि कैसी आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियोस को लेकर आ पाए, ज़्यादा मेहनत करें और अच्छी तरीके से आपको वीडियोस को प्रेजेंट कर पाए। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। अब समझते हैं स्टार टोपोलॉजी को। तो स्टार टोपोलॉजी जो होता है इसके अंदर सारे के सारे डिवाइसेस जो है वो एक सेंट्रल हब या स्विच के साथ कनेक्टेड होता है, यानी कि स्टार फॉर्मेशन में डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं और इस सेंटर में क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है। डेटा के फ्लो की बात करें तो डेटा जो होता है इसके अंदर वो पास करता है सेंट्रल हब या स्विच के थ्रू। मान के चलिए अगर ए को बी के पास डेटा कुछ भेजना है तो वो इस सेंट्रल स्विच के थ्रू ही पास करेगा डेटा, ठीक है। इसके अंदर डेटा फ्लो इस तरीके से हो रहा होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो इसको इंस्टॉल करना और मैनेज करना ईजी होता है। इसमें अगर एक नोड फेल हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो अफेक्ट नहीं होगा, ये इसका एडवांटेज है। इसके अंदर फॉल्ट्स को डिटेक्ट करना और कुछ डिवाइसेस को रिमूव करना या पार्ट्स को रिमूव करना जो कि फॉल्टी हो वो ईजी होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके लिए केबल लेंथ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कंपेयर टू बस एंड रिंग टोपोलॉजी।
सेंट्रल हब जो होता है वो पूरा का पूरा सिस्टम ही सेंट्रल हब चला रहा है, अगर वो फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल करना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि सेंट्रल डिवाइस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को हैंडल कर रहा है अकेला। तो ये स्टार टोपोलॉजी का डायग्राम है, जहाँ पे स्टार के फॉर्मेट में मल्टीपल डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इन सब के कनेक्शन बनाने के लिए क्या कनेक्टेड है, इन सब के कनेक्शन के लिए हमारे पास एक सेंट्रल हब है। अगर इस वाले कंप्यूटर को, ए कंप्यूटर को बी कंप्यूटर के पास कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, तो वो रिक्वेस्ट क्या करेगा, पहले यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा और वो जाएगी कहाँ तक, सेंट्रल हब तक। फिर सेंट्रल हब इस रिक्वेस्ट को पास करेगा बी तक, और बी का रेस्पॉन्स करना चाहता तो बी का रेस्पॉन्स पहले सेंट्रल हब देखेगा, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुँचेगा। तो यानी कि पूरा का पूरा सेंट्रल हब के थ्रू ही इसके अंदर काम हो रहा है, और अगर सेंट्रल हब ही खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। ये स्टार टोपोलॉजी होती है। अब समझते हैं मैश टोपोलॉजी को। तो मैश टोपोलॉजी के अंदर सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक डिवाइसेस मल्टीपल अदर डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है और मैश कर देता है सब चीज। मैश मतलब एक ही डिवाइसेस 10 अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, और मैश की तरह एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। डेटा फ्लो की बात करें तो डेटा इसके अंदर मल्टीपल पाथ से फ्लो कर सकता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और इसके अंदर रिडंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। एडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर हाई रिडंडेंसी होती है और रिलायबिलिटी होती है, यानी कि अगर इस कंप्यूटर का डेटा खराब हो जाता है तो क्या होगा कि बाकी सारे डिवाइसेस एक दूसरे का कनेक्टेड रहेंगे। ओके, इसके खराब होने से बाकी डिवाइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये इसका एडवांटेज है। यानी कि एक लिंक फेल हो गया तो डेटा को हम रीराउट कर सकते हैं बाकी सारे पार्ट्स के थ्रू। ये गुड होता है लार्ज नेटवर्क्स के लिए और क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये कम्प्लेक्स है और एक्सपेंसिव है इंस्टॉल करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। इसके लिए हमको केबल और कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा लगनी है, इसको डिफिकल्ट हो जाता है तब मैनेज करना जब ये लार्ज नेटवर्क्स में हो। तो मैश टोपोलॉजी का डायग्राम समझते हैं। एक ये पार्टिकुलर ए नोड है, ये बी नोड है, ये सी नोड है, ये डी नोड है, ये ए है, ये एफ है। ए जो है बी के साथ भी कनेक्टेड है, ए जो है डायरेक्टली सी के साथ भी कनेक्टेड है, ए डी के साथ भी कनेक्टेड है, एफ के साथ भी कनेक्टेड है, ई के साथ भी कनेक्टेड है। ओके, और वैसे ही सारे बाकी सारे नोड्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब इस तरीके से सारे के सारे कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, तो इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। इन फ्यूचर अगर ऐसा हो कि भैया ये हमारा जो सी नोड है ये खराब हो जाए, तो डेटा क्या हो सकता है, डेटा फ्लो कर सकता है डी के थ्रू बी के पास चला जाए, सी के थ्रू बी के पास चला जाए, या ए के थ्रू डी के पास चला जाए, या फिर ई के थ्रू हमारे पास ए के पास चला जाए। तो डिवाइस जो डेटा है वो मल्टीपल पाथ्स ले सकता है, उनको रीराउट कर सकते हैं, और रिडंडेंसी भी इसमें इंक्रीज हो जाती है। मैश टोपोलॉजी समझ में आ गई हमारे, ठीक है। ये मैश टोपोलॉजी कहाँ यूजफुल है, जब हम लार्ज नेटवर्क्स को कनेक्ट करना चाह रहे हो। अगली है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें हम कंबाइन कर देते हैं स्टार और बस टोपोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। और ये सब जो ग्रुप्स है स्टार कॉन्फ़िगर डिवाइसेस के, वो कनेक्टेड होते हैं एक लीनियर बस बैकबोन से। डेटा फ्लो की बात करें तो डेटा जो है इसके अंदर वो लीफ यानी कि एंड डिवाइसेस से रूट्स तक फ्लो करता है, और वाइस वर्सा। यहाँ पे ये सेंट्रल हब है, जो हमारा रूट नोड है ये सेंट्रल हब बोला जाता है, ये जो लीफ नोड है इनको बोला जाता है एंड डिवाइसेस। ओके, तो इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये स्केलेबल होता है, इजी टू एक्सपेंड होता है, इसके अंदर हायरार्किकल और सेंट्रलाइजेशन होता है कंट्रोल का, इसके अंदर फॉल्ट को आइसोलेट करना, ट्रबल शूट करना ईजी है, इसका एडवांटेज ये हो गई। डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर फेलियर हो जाता है बैकबोन में, यानी कि अगर ये पूरा रूट नोड खराब हो गया, हमारा ये वाला नोड खराब हो गया रूट नोड, तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो डाउन चला जाएगा। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। बैकबोन जो है वो बॉटलनेक की तरह काम करता है, जैसे जैसे नोड्स कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो बैकबोन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बैकबोन है हमारा ये रूट नोड सेंट्रल हब जो है, ठीक है। तो सेंट्रल हब जो है वो दो डिवाइसेस से कनेक्टेड है, ये दो डिवाइसेस अलग दो डिवाइसेस से कनेक्टेड है, ये वाला डिवाइसेस दूसरे दो डिवाइसेस से कनेक्टेड है। तो जब ट्री की टाइप की वो स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको बोलते हैं हम ट्री टोपोलॉजी। जैसे क्लाइंट का जो कंप्यूटर है वो मैनेजर के कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मैनेजर क्या कर रहा है, वो जो ओनर है कंपनी का उसके साथ कनेक्ट कर रहा है, तो वो सारा का सारा डेटा पूरा का पूरा डेटा किसके पास होगा, सेंट्रल वाले के पास। सेंट्रल मतलब इस कंपनी के ओनर के पास। तो अगर क्लाइंट को कोई रिक्वेस्ट भेजनी है इसके पास तक, तो वो किसके पास जाएगी, पहले मैनेजर के पास जाएगी, फिर जाएगी
ओनर के पास। तो ये ट्री टोपोलॉजी होती है, इतना समझ गए। अगली है लास्ट हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? ये हाइब्रिड होता है ना, कि हम कंबाइन कर दें एक से ज़्यादा चीज़ों को, एक से ज़्यादा जीन्स को, तो हाइब्रिड बन जाती हैं चीज़ें। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? इसके अंदर हम कम्बिनेशन करते हैं दो या दो से ज़्यादा टाइप्स की टोपोलॉजीज का। जैसे कि अगर स्टार रिंग को एक दूसरे का कनेक्ट ले जाए, स्टार बस को एक दूसरे का कनेक्ट ले जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलेंगे। डेटा फ्लो की बात करें तो डेटा फ्लो इसके अंदर डिपेंड करता है कि किस तरीके से कंबाइन किया गया है टोपोलॉजीज को। ये हाइब्रिड टोपोलॉजी का एग्जांपल है। इसमें हमने बस टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी के साथ और स्टार टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होती है और स्केलेबल होती है। इसको हम डिजाइन करते हैं जब हम कुछ पार्टिकुलर स्पेसिफिक नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाह रहे हैं। ये बेनिफिट, इसके अंदर बेनिफिट क्या है? मल्टीपल टोपोलॉजीज जो है वो कंबाइंड हम यूज कर सकते हैं। ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस बात करें तो इसको डिजाइन करना और इम्प्लीमेंट करना भैया बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत एक्सपेंसिव है। इसी की वजह से क्या है कि इसके अंदर हम काफ़ी सारे टोपोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो उसको ट्रबल शूट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा। अब हमने अपनी टोपोलॉजीज को पढ़ लिया। आप समझते हैं टाइप्स ऑफ डिलेज क्या होते हैं नेटवर्क के अंदर। तो कितने टाइप्स में डेटा डिले हो सकता है? डिले मतलब लेट, यानी कि अगर ए ने कोई बी के पास डेटा भेजना है, तो अगर बी के पास डेटा नहीं जा रहा है, डिले हो रहा है डेटा जाने में, तो डिले कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो हमारे पास 5 टाइप्स के डिले हैं। हाँ, या तो प्रोपोगेशन डिले हो जाए, या ट्रांसमिशन में डिले हो जाए, या प्रोसेसिंग में डिले हो जाए, या क्यूइंग में डिले हो जाए, या रीट्रांसमिशन में डिले हो जाए। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ डिलेज इन नेटवर्क। तो प्रोपोगेशन डिले क्या है? ये ऐसा डिले है जिसमें सिग्नल जो है वो सेंडर्स के रिसीवर के पास जो जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उस पर कोई डिले आ जाए। ठीक, यानी कि प्रोपोगेशन डिले क्या है? इट इज टाइम फॉर सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, और ये डिपेंडेंट होता है डिस्टेंस पे और सिग्नल स्पीड पे। जैसे ए से बी तक कोई डेटा हमको भेजना है और इनके बीच में डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का, तो डेटा जो है वो डिले लेगा। अगर इसको 2 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर तक भेजना है तो और ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये होता है प्रोपोगेशन डिले। दूसरा होता है ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले क्या है? टाइम टू पुश ऑल पैकेट बिट्स ऑन टू द ट्रांसमिशन मीडियम इन्फ्लुएंस्ड बाय पैकेट साइज और ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन डिले जो होता है वो ट्रांसमिशन रेट की वजह से होता है। ठीक है, तो मैं चलिए जो ए है वो सिर्फ 100 MB पर सेकेंड की स्पीड से ही चल सकता है। ठीक, तो ये ट्रांसमिशन डिले आ जाता है। तीसरा होता है प्रोसेसिंग डिले, यानी कि ये ऐसा डिले होता है जिसमें कि जो डिवाइसेस है वो डेटा के पैकेट्स को प्रोसेस करने में ही टाइम ले जाएं, राउटिंग डिसीजंस मेक करने में ही टाइम ले जाएं। ठीक है, तो ये अफेक्टेड होते हैं डिवाइस की प्रोसेसिंग पावर के द्वारा और राउटिंग कॉम्प्लेक्सिटी के द्वारा। प्रोसेसिंग डिले समझ में आ गया। चौथे होते हैं क्यूइंग डिले। ठीक है, क्यूइंग डिले क्या है? ये होता है टाइम जो पैकेट स्पेंड करता है क्यू में वेट करने के लिए बिफोर बीइंग प्रोसेस्ड और ट्रांसमिटेड। ये इंक्रीज होता है नेटवर्क कंजेशन की वजह से और क्यू की लेंथ की वजह से। यानी कि एक डेटा पैकेट यहाँ पर है, इसके आगे 3-4 डेटा पैकेट्स और रखे हुए हैं, तो और यहाँ पे हो रही है प्रोसेसिंग। तो पहले इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो इस वजह से जो डिले आ रहा है, क्यू में जो डिले आ रहा है, उसको बोलते हैं क्यूइंग डिले। अगला है रीट्रांसमिशन डिले। तो ये टाइम होता है, ये डिले होता है जिसमें कि रीट्रांसमिट होता है कोई डेटा। ठीक है, और ये डिपेंडेंट करता है पैकेट लॉस रेट पे और राउंड ट्रिप टाइम पे। जैसे हमारे पास एक से कोई बी के पास इंफॉर्मेशन भेजनी थी, तो आधी इंफॉर्मेशन गई है, आधी इंफॉर्मेशन रह गई है, तो ये रीट्रांसमिट होगी वाली इंफॉर्मेशन इसके पास तक। तो जो इसमें डिले आ रहा है पूरा का पूरा, उसको बोलते हैं रीट्रांसमिशन डिले। तो टाइप्स ऑफ डिलेज को हम समझ गए। प्रोपोगेशन डिले होती है, यानी कि प्रोपोगेशन में ही डिले हो जाए, ट्रांसमिशन रेट की वजह से कोई डिले हो जाए, प्रोसेसिंग में डिले हो जाए, राउटिंग डिसीजंस मेक करने में डिले हो जाए, क्यूइंग डिले हो जाए, यानी कि पैकेट जो है वो कितना टाइम लेंगे क्यू में बिफोर बीइंग प्रोसेस्ड और रीट्रांसमिटेड, रीट्रांसमिशन डिले हो जाए। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ डिलेज होती है नेटवर्क में, इतना समझ के। अगला है बैकबोन लेन क्या होता है। तो बैकबोन लेन यानी कि बैकबोन लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? ये एक सेंट्रल नेटवर्क होता है जो कनेक्ट करता है काफी सारे स्मॉलर नेटवर्क्स को। ठीक है, और उन स्मॉलर नेटवर्क्स क्या बोलते हैं? हम सबनेट्स बोलते हैं, विद इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क। जैसे किसी एक पार्टिकुलर ऑफिस की बिल्डिंग है, ठीक है, उसके अंदर बैकबोन लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा कि एक इसके अंदर सर्वर रूम होगा,
सर्वर रूम से पार्टिकुलर बिल्डिंग्स की जो फ्लोर्स है वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये सर्वर रूम क्या है, ये बैकबोन लेन है, ये एक सेंट्रल नेटवर्क है जो स्मॉलर नेटवर्क यानी कि एक पार्टिकुलर फ्लोर पे जो सब नेट्स है, दूसरे पार्टिकुलर फ्लोर पे जो सब नेट्स है, उनको कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ। ये एक प्राइमरी पाथ की तरह एक्ट कर सकता है डेटा ट्रैफिक के लिए, ठीक है। तो ये प्राइमरी पाथ की तरह एक्ट करता है डेटा ट्रैफिक के लिए और इंश्योर करता है एफिशिएंट कम्युनिकेशन को और रिसोर्स शेयरिंग को अमॉन्ग डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स। बैकबोन लेन्स जो होते हैं वो क्रूशियल होते हैं हाई परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए, रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, स्केलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक लार्ज नेटवर्क एनवायरनमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप्स की बैकबोन लेन होते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास जो बैकबोन के टाइप्स हैं उनको हम पढ़ते हैं करके। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन बैकबोन यानी कि बस बैकबोन। इस टाइप में क्या होता है कि लो कॉस्ट लो कैपेसिटी लेन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं हर एक बिल्डिंग के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अंदर जो इंडिविजुअल लेन होगा वो इंटरकनेक्टेड होगा एक दूसरे के साथ यूजिंग हाई कैपेसिटी बैकबोन यानी कि लेन, ठीक है, हाई कैपेसिटी लेन के थ्रू। दो टाइप्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बैकबोन जिसको हम बस बैकबोन ही बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि लो कॉस्ट और लो कैपेसिटी लेन जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं हर एक बिल्डिंग में, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अंदर जो इंडिविजुअल लेन्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ यूजिंग हाई कैपेसिटी बैकबोन लेन। एडवांटेजेस की बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, स्केलेबल होता है डाइवर्स कम्युनिकेशन नीड्स में। ड्रॉबैक्स की बात करें तो रिलायबिलिटी जो होती है वो सफ़र कर सकती है सर्विस इंटरप्शंस की वजह से। इसके अंदर सैचुरेशन रिस्क हो सकता है, जैसे जैसे डिवाइस कांट इंक्रीज हो जाएंगी तो सैचुरेशन का रिस्क आ जाता है। दूसरी ये होती है कोलैप्स्ड बैकबोन यानी कि स्टार बैकबोन। तो ये बैकबोन एक्ट करती है लैन की तरह ही और ये प्रोटोकॉल यूज़ करती है इथरनेट। इसके अंदर स्टेशन जो होते हैं, स्टेशन विद इंडिविजुअल लैन जो है कनेक्ट करते हैं बैकबोन से वाया ब्रिजेस और स्विचेस। एडवांटेजेस की बात करें तो रिलायबल कम्युनिकेशन होता है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। ड्रॉबैक्स की बात करें तो डिपेंडेंसी होती है बैकबोन की रिलायबिलिटी पर और लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है इसके अंदर। तो कोलैप्स बैकबोन में अगर ये सेंट्रल खत्म ही हो जाए तो क्या होगा, पूरा का पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड बैकबोन में है कि बस का टाइप का स्ट्रक्चर होता है और दूसरे डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जो डिवाइसेस वो कनेक्ट होते हैं। तो ये होती है हमारे पास बैकबोन लेन, इतना समझ गए होंगे। तो बैकबोन लेन क्या है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है यानी कि एक सेंट्रल नेटवर्क है जो काफ़ी सारे स्मॉलर नेटवर्क्स को यानी कि सब नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे हुए एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क में। जैसे कि एक पार्टिकुलर बिल्डिंग में सर्वर रूम जो होता है वो उसके सारे के सारे फ्लोर्स को कनेक्ट कर रहा होता है। तो वहाँ पे सर्वर जो क्या वो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या है, वो बैकबोन लेन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क है। अगला है लोकल एक्सेस नेटवर्क्स क्या होता है। तो लोकल एक्सेस नेटवर्क्स जो है वो एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स में स्पेन कर सकते हैं, ज़्यादा बिल्डिंग्स को कवर कर सकते हैं और टिपिकली वो एक किलोमीटर के रेडियस में जो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स है वो कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं हम लोकल एक्सेस नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसके अंदर हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस को लिंक कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स को, सर्वर्स को और बाकी डिवाइसेस को जो कि क्लोज प्रोक्सीमिटी में एक दूसरे के साथ। और किसकी मदद से कनेक्ट कर सकते हैं, इथरनेट की मदद से कनेक्ट कर दें या वाईफाई की मदद से कनेक्ट कर दें। तो कुछ पॉइंट्स हैं लेन के रिगार्डिंग यानी कि लोकल एक्सेस नेटवर्क्स के रिगार्डिंग। तो पहला है टाइप्स ऑफ लेन कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास क्लाइंट टू सर्वर लेन हो सकता है, पीयर टू पीयर हो सकता है। क्लाइंट सर्वर में क्या है कि एक सेंट्रल सर्वर होगा, वो मैनेज कर रहा होगा क्लाइंट की एक्टिविटीज़ को, नेटवर्क की एक्टिविटीज़ को। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो रहा है। अदर टाइप्स की जो लेन हो सकती है वो हो सकती है टोकर रिंग या वायर्ड या वायरलेस लेंस। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो पहले जो लेंस थे वो इथरनेट की वजह से कनेक्टेड होते थे, वो इनिशियली लिमिटेड थे रिसर्च के लिए और एजुकेशन के लिए ही। इंपॉर्टेंस एंड ग्रोथ की बात करें तो लोकल एक्सेस नेटवर्क जो है वो रिमोट कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करते हैं और डेटा एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं। ये डिमांड करते हैं कंटिन्यूस ग्रो के लिए, ठीक है। इनकी जो डिमांड होती है लोकल जैसे नेटवर्क्स की जो डिमांड थी वो कोविड-19 के बाद बढ़ गई थी, क्योंकि इससे एक पर्टिकुलर किलोमीटर के रेडियस में हम ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिसमें कि हम दो या दो से ज़्यादा बिल्डिंग्स के जो कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो लोकल एक्सेस नेटवर्क क्या है, एक ऐसा नेटवर्क जिसको लोकली लोग एक्सेस कर पाए, यानी कि दो या दो से अधिक बिल्डिंग्स में उसको एक्सेस कर पाए। तो लोकल एक्सेस नेटवर्क हम समझ गए। अगला है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है भैया। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, ये फिजिकल पाथवेज होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को और पीपल्स को एक नेटवर्क पे और अलाउ करते हैं डेटा के कम्युनिकेशन के लिए। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है कि कैसे
ट्रांसमिशन मीडिया क्या है कि कैसे जो है डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसके जो ट्रांसमिशन में क्या काम कर रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ये फिजिकल पाथवेज होते हैं, ये फिजिकल रास्ते होते हैं, ठीक है। जैसे एक सिटी जो है वो दूसरी सिटी से कैसे कनेक्टेड है, रोड के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये फिजिकल पाथवे यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, रोड है यहाँ पे। इसी ऐसे ही नेटवर्क्स में होता है। ट्रांसमिशन मीडिया जो होते हैं ये फिजिकल पाथवे होते हैं जो कि कनेक्ट कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को, पीपल्स को एक नेटवर्क में, और अलाउ करते हैं डेटा कम्युनिकेशन को। ये इसेंशियल होते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं दो टाइप्स में, एक होती है गाइडेड मीडिया, एक होती है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को हम बोलते हैं वायर्ड, अनगाइडेड मीडिया को बोलते हैं हम वायरलेस। तो डेटा को हम दो तरीकों से ट्रांसमिट कर सकते हैं, या तो वायर के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे या फिर हम वायरलेस टेक्नोलॉजीज के थ्रू क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। गाइडेड मीडिया में आते हैं कोएक्सियल केबल्स का यूज़ करते हैं, हम फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करते हैं, ट्विस्टेड केबल का यूज़ करते हैं। अनगाइडेड मीडिया में हम रेडियो वेव्स का, माइक्रोवेव्स का या इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करते हैं। अब एक करके उनको पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, ये फिजिकल पाथवेज होते हैं जो कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, पीपल्स को कनेक्ट कर रहे हैं नेटवर्क पर, और उनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन को एंश्योर कर रहे हैं। तो पहले पढ़ेंगे गाइडेड मीडिया यानी कि वायर्ड मीडिया को। गाइडेड मीडिया में जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है वो वायर के थ्रू हो रहा है। तो जो किस टाइप की वायर्स को यूज़ करते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं हम ट्विस्टेड पेयर केबल को। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि इसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर्स का पेयर होता है, ठीक है। हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है, दो वायर्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ट्विस्टेड होती हैं, और ये दोनों वायर ही क्या होती हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती है। वो ट्विस्टेड होती है एक दूसरे के साथ ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस है वो रिड्यूस हो पाए। ये भी ट्विस्टेड पेयर की भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो होती है उसको शील्ड करके जाता है, ये इथरनेट नेटवर्क्स में होती है, ये लेस एक्सपेंसिव होती है और ईजियर होती है इंस्टॉल करने के लिए। शील्डेड ट्विस्टिंग पेयर जो होती है उसके अंदर एक शील्डिंग होती है ताकि इंटरफेरेंस जो है वो रिड्यूस हो जाए। इसको ऐसे एनवायरनमेंट्स में यूज करते हैं जहाँ पे हायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो। ट्विस्टेड पेयर केबल के एडवांटेजेस की बात करें तो ये इनएक्सपेंसिव है, इसको इंस्टॉल करना इजी है और मेंटेन करना इजी है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये लिमिटेड बैंडविड्थ के लिए और लिमिटेड डिस्टेंस के लिए सही है, ठीक है। यानी कि एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के लिए ही सही रहती है, इसलिए इसको लार्जर नेटवर्क्स में हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और इसके अंदर इंटरफेरेंस हो सकता है, इसलिए हमेशा सस्पेक्टेबल रहेगी, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर में क्या होता है, दो पेयर होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर्स के जो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है वो रिड्यूस हो पाए। ट्विस्टेड पेयर केबल भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है अनशील्डेड यानी कि उसके अंदर कोई शील्ड नहीं होती है, एक होती है शील्डेड। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लिए। दूसरी जो टाइप की गाइडेड मीडिया वो हमारे पास है कोएक्सियल केबल्स की। तो कोएक्सियल केबल्स के अंदर एक सेंट्रल कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटिंग लेयर होती है, एक मेटालिक शील्ड होती है और एक आउटर कवर होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, इसके अंदर एक सेंट्रल कंडक्टर होगा, इंसुलेटिंग लेयर होगी, मेटालिक शील्ड होगी और एक आउटर कवर होगा। जब डायग्राम को समझाऊंगा तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स की कोएक्सियल केबल्स होती हैं, एक होती है थिन नेट, एक होती है थिक नेट। थिन नेट को बोलते हैं थिन कोएक्सियल, थिक नेट को बोलते हैं थिक कोएक्सियल। थिन कोएक्सियल जो है वो फ्लेक्सिबल होती है और इंस्टॉल करने के लिए ईजी होती है, लेकिन थिक नेट जो है वो ज़्यादा रोबस्ट है और लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज़ करी जाती है। कोएक्सियल केबल के एडवांटेजेस की बात करें तो इसका जो बैंडविड्थ होता है वो ज़्यादा होता है ट्विस्टेड पेयर से, और ये इस इंटरफेरेंस के लिए लेस ससेप्टेबल है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बल्कियर होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसको इंस्टॉल करना क्या है, डिफिकल्ट है। तो ये हो गया कोएक्सियल केबल के बारे में। तीसरी है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये वाली जो केबल है ये है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर हम लाइट का यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, यूजिंग 3 स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास एक कोर होता है, कुछ का बना होता है, ग्लास का बना होता है, और इसके अंदर हम लाइट से ट्रांसमिट होता है डेटा, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स में हम लाइट का यूज़ करते हैं डेटा के ट्रांसमिशन के लिए। इसके भी दो टाइप्स के होते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, एक होता है सिंगल मोड फाइबर, एक होता है मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर एक सिंगल लाइट पाथ का यूज़ करता है और ये सूटेबल होता है जब हम लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर रहे हों या हायर बैंडविड्थ को कवर कर रहे हों। मल्टी मोड फाइबर
यूज करता है मल्टीपल लाइट पाथ्स को। ये सूटेबल होता है शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए और ये ऑफर करता है लोअर बैंडविड्थ। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी बैंडविड्थ बहुत हाई होती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हेल्प कर सकता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये एक्सपेंसिव है और इसको डिफिकल्ट करना, इसको मैनेज करना, मेंटेन करना, इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल का डायग्राम, जहाँ पे दो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स जो हैं वो एक दूसरे का ट्विस्टेड फॉर्म में कनेक्टेड है। ये है कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल में एक इंसुलेशन होता है आउटसाइड, उसके अंदर एक कॉपर का मैश होता है, फिर उसके अंदर इंसुलेशन होता है और इंसुलेशन के अंदर एक कॉपर वायर होता है। कोएक्सियल ये है कोएक्सियल केबल। अब आती है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है, सबसे ऊपर होता है एक आउटर जैकेट। आउटर जैकेट के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रेंथ मेंबर होता है। स्ट्रेंथ मेंबर के अंदर एक बफर जैकेट होती है। बफर जैकेट के अंदर भी एक सिलिकॉन की क्रिएटिंग होती है, सिलिकॉन की कोटिंग है। सिलिकॉन की कोटिंग के नीचे क्लैडिंग की जाती है और क्लैडिंग के नीचे कोर होता है। कोर मतलब यहाँ पर ग्लास बना हुआ होता है और उस ग्लास के थ्रू हम इसमें क्या है, इसमें ग्लास का आर्किटेक्चर है। हमारे जो कोर के बीच में क्या है, ये ग्लास आर्किटेक्चर है। इसमें हम एक तरफ से अगर लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट जो है वो बहुत स्पीड से ट्रेवल करती है और डेस्टिनेशन तक पहुंच पाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है। ठीक, तो हमने पढ़ लिया अपने गाइडेड मीडिया को। अब पढ़ते हैं अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस नेटवर्क को। वो तो सब वायर से कनेक्टेड थे। अब ये जो है हमारे पास ये भी 3 टाइप्स की होती है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रावेव्स। ठीक है, तो रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स जो है वो यूज़ करती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज का डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए वायरलेसली। ठीक है, तो अनगाइडेड मीडिया भी 3 टाइप्स की है, गाइडेड मीडिया भी 3 टाइप की है। अनगाइडेड मीडिया में पहली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं रेडियो वेव्स को। रेडियो वेव्स जो है वो यूज़ करती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज को ताकि वो डेटा को ट्रांसमिट कर पाए वायरलेसली। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया और बाकी सारे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो हैं वो रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। एडवांटेज की बात करें तो ये वाइड कवरेज देता है, इसको डिप्लॉय करना ईजी है और ये मोबिलिटी सपोर्ट कर रहा है। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये सस्पेक्टेबल होता है इंटरफेरेंस के लिए, इसके अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। ये लिमिटेड बैंडविड्थ देता है कंपेयर टू वायर्ड मीडिया। दूसरी टाइप की है माइक्रोवेव्स, यानी कि ये यूज़ करता है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को, ठीक है, फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव्स जो हैं वो रेडियो वेव से भी ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा पावरफुल हैं, यानी कि ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज़ होता है इनके अंदर। ये भी 2 टाइप्स की हो सकती है, एक होती है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, एक होती है सैटेलाइट माइक्रोवेव। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव जो होती हैं उनके में ग्राउंड स्टेशन के बीच में जो सिग्नल्स का रिले हो रहा है वो इसके अंदर आता है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव में। एक होती है सैटेलाइट माइक्रोवेव, यानी कि ये यूज़ करती है सैटेलाइट का सिग्नल्स को रिले करने के लिए ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये हाई बैंडविड्थ ऑफर करता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ऑफर करता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लाइन ऑफ साइट इसमें जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो लेस होती है और ये अफेक्ट हो सकता है वेदर कंडीशन से और इसको इंस्टॉल करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक, अगली है हमारे पास इंफ्रारेड। ठीक है, तो इंफ्रारेड क्या करते हैं, ये यूज़ करती है इंफ्रारेड लाइट वेव्स का ताकि हम शॉर्ट डिस्टेंसेस में डेटा को ट्रांसमिट कर पाए। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये रिमोट कंट्रोल्स में यूज़ होता है, जहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के बीच में कंट्रोल करना है तो उसके लिए इसका एप्लीकेशन यूज़ होता है। ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन डिवाइसेस में यूज़ होता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो ये सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है और इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है रेडियो वेव्स का। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ किया सकती है, इसके लिए हमको लाइन ऑफ साइट की रिक्वायरमेंट होती है और ये अफेक्टेड हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शंस के द्वारा। तो हमने गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया दोनों को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्विचिंग क्या होती है। तो स्विचिंग क्या है, एक फंडामेंटल कंसेप्ट है नेटवर्किंग में, ठीक है, जो रेफर करता है एक ऐसे प्रोसेस में जिसमें कि हम डेटा पैकेट्स को या सर्किट्स को एक नेटवर्क नोड से दूसरे नेटवर्क नोड तक डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, स्विचिंग क्या है, एक फंडामेंटल कंसेप्ट है नेटवर्किंग में जो जिसके अंदर हम रेफर करते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम डेटा पैकेट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं एक पार्टिकुलर नेटवर्क नोड से दूसरे पार्टिकुलर नेटवर्क नोड तक, टिपिकली विद इन अ नेटवर्क बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस कंटेन्ड विद ईच पैकेट। स्विचिंग हमको अलाउ करता है कि हम एफिशिएंट यूज़ कर पाएँ नेटवर्क रिसोर्सेज का और इंश्योर कर पाएँ कि डेटा जो ट्रांसमिट जो हम कर रहे हैं, डेटा जो सेंड कर रहे हैं वो करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँच पाए। हमारे पास एक डेटा पैकेट है, उसको यह डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, तो स्विचिंग क्या करेगा, स्विचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इस डेटा पैकेट को डायरेक्ट करता है कि वो एक नेटवर्क से दूसरे नोड नेटवर्क तक पहुंच पाए, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के।
ठीक, तो ये होती है स्विचिंग। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग में, जिसका काम होता है कि ये डायरेक्ट करता है डेटा पैकेट्स को, कि वो एक नेटवर्क नोड से दूसरे नेटवर्क नोड तक, जो कि एक नेटवर्क के अंदर है, वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए जो उस पर्टिकुलर पैकेट पर लिखा हुआ है, या उस डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंच पाए जो इस पैकेट के अंदर है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्विचिंग। स्विचिंग हमको अलाउ करता है कि हम एफिशिएंट यूज कर पाए नेटवर्क के रिसोर्सेज का, और इंश्योर कर पाए कि डेटा जो है वो करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। ए से बी तक कोई डेटा जा रहा है, तो ये जो डेटा के पैकेट्स हैं, डेटा के जो पैकेट्स हैं, उनको स्विचिंग हेल्प करता है कि वो उसे करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। टाइप्स ऑफ स्विचिंग की बात करें तो हमारे पास 3 मेन टाइप की स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं नेटवर्क्स के अंदर। एक होती है सर्किट स्विचिंग, तो सर्किट स्विचिंग को पढ़ते हैं। सर्किट स्विचिंग जो होता है उसके अंदर एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ होता है या सर्किट होता है, जो इस्टेब्लिश करा जाता है दो नोड्स के बीच में फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सेशन। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर सर्किट एस्टैब्लिश करते हैं दो नोड्स के बीच में, कब तक, जब तक उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा होगा। ठीक है, ये होता है सर्किट स्विचिंग, यानी कि हमने स्विचेस लगा दिए बीच में, और इन स्विचेस की मदद से हमारे ये कंप्यूटर जो है वो इन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इनेबल कर देता है, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ एस्टैब्लिश करता है दो नोड्स के बीच में, कब तक, जब तक कि उनके बीच में कम्युनिकेशन सेशन हो रहा होगा, उस ड्यूरेशन तक ही। इसके प्रोसेस की बात करें तो इसमें 3 प्रोसेस हो रहे होते हैं। पहला होता है एस्टैब्लिशमेंट फेज, दूसरा होता है डेटा ट्रांसफर फेज, और तीसरा होता है टीयर डाउन फेज। एस्टैब्लिश फेज में क्या होता है कि सर्किट जो है वो सेटअप होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि पहले फेज में ये वाला सर्किट क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। फिर होता है डेटा ट्रांसफर फेज। डेटा ट्रांसफर फेज में क्या होता है कि सी से जो है डेटा जाना है डी तक, तो वो किस तरीके, कैसे जाएगा, वो सी से जाएगा आई तक, सी से जाएगा यहाँ तक फर्स्ट तक, फर्स्ट से फिर बी तक, बी से फर्स्ट से सेकंड तक, सेकंड से फिर थर्ड तक, और उसके बाद तो ये डेडिकेटेड पाथ होता है हर एक के लिए। तो ये डेटा ट्रांसफर फेज है। तीसरा होता है टीयर डाउन फेज, जब हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, यानी सी से ये हमारे डी तक डेटा पहुंच चुका है, तो टीयर डाउन फेज होता है, यानी कि सर्किट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये 3 प्रोसेसेस हो रहे होते हैं इसके अंदर। पहला होता है एस्टैब्लिशमेंट फेज, दूसरा होता है डेटा ट्रांसफर फेज, तीसरा होता है टीयर डाउन फेज। ओके, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ट्रेडिशनल टेलीफोनिक नेटवर्क्स या ISDN जो होते हैं उसके अंदर सर्किट स्विचिंग का यूज होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये कंसिस्टेंट होता है और रिलायबल कनेक्शन होता है इसके अंदर, और विद इन गारंटेड बैंडविड्थ। ये लो लेटेंसी देता है और इसके अंदर मिनिमल पैकेट लॉस होता है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर इनएफिशिएंट यूज होता है रिसोर्सेज का, क्योंकि डेडिकेट पाथ जो है वो रिजर्व रहेगा। कनेक्शन जो है वो सेटअप, कनेक्शन का जो टाइम है वो ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि कनेक्शन को सेटअप करने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से डिलेज हो सकती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरी टाइप की स्विचिंग है पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि डेटा जो है वो ब्रेक कर देता है पैकेट्स में, और हर एक पैकेट को हम सेंड करते हैं इंडिपेंडेंटली ओवर द नेटवर्क। और पैकेट जो है वो डिफरेंट पाथ ले सकते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और वहाँ पर जाकर वो रीअसेंबल करे जाते हैं। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक डेटा की लाइन है, उसको हमने क्या करा, पैकेट्स में तोड़ दिया, और हर एक पैकेट जो है वो इंडिपेंडेंटली चला जाएगा डेस्टिनेशन के पास। जब सारे पैकेट्स पहुँच जाते हैं तो जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर वो असेंबल होते हैं, और तब उससे हम नेटवर्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन करते हैं। तो पैकेट स्विचिंग में क्या हो रहा है कि डेटा को हम ब्रोक कर रहे हैं डिफरेंट पैकेट्स में, और हर एक पैकेट को हम इंडिपेंडेंटली सेंड कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। पैकेट जो है वो डिफरेंट पाथ्स ले सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि डेटा को हम डिवाइड करते हैं पैकेट्स में, और हर पैकेट के पास अपने एक डेस्टिनेशन एड्रेस इन्फॉर्मेशन होता है। उसके बाद पैकेट जो है वो राउट होते हैं इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल पाथ। तीसरे में जब डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं तो पैकेट्स को रीअसेंबल करते हैं ओरिजिनल मैसेज में। इसका एग्जांपल क्या है, इसके अंदर इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट नेटवर्क्स में इसका यूज़ होता है। एडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर एफिशिएंट यूज़ होता है नेटवर्क रिसोर्सेज का, क्योंकि पाथ्स जो है वो शेयर्ड होते हैं अमंग मैनी यूजर्स। ये स्केलेबल होता है और रोबस्ट होता है, यानी कि इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये ट्रैफिक लोड्स को हैंडल कर पाए।
डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे पैकेट का लॉस हो सकता है, पैकेट डिले हो सकता है, रीऑर्डरिंग में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसके लिए हमको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हम रीअसेंबल कर पाएँ और एरर को हैंडल कर पाएँ जब हमारा नेट जो पैकेट है वो लॉस्ट हो चुका है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तीसरी टाइप की होती है मैसेज स्विचिंग। तो इसके मैसेज स्विचिंग की बात करें तो एंटायर मैसेज जो है वो एक बार में ही चला जाता है एक नोड से दूसरी नोड तक। इसको पहले हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसको फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट नोड तक। यानी कि मैसेज स्विचिंग जो है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड अप्रोच का यूज करता है और इसके अंदर एंटायर मैसेज को हम सेंड करते हैं एक नोड से दूसरे नोड तक। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि एक कंप्लीट मैसेज जिसको हमें सेंड करना है एक इंटरमीडिएट नोड तक, तो प्रोसेस क्या होता है, ए नोड है, बी नोड है और एक ये है इंटरमीडिएट नोड। तो जब हमको यहाँ से ए नोड से बी नोड तक वो डेटा भेजना है तो पहले ए से जाएगा इंटरमीडिएट नोड तक, यहाँ पे वो स्टोर होगा और फिर स्टोर होने के बाद यहाँ पे फॉरवर्ड होगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि पूरा का पूरा मैसेज जो है वो रीच नहीं कर जाता है डेस्टिनेशन तक। इसका एग्जाम्पल है ईमेल के और कुछ टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम्स। एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें कोई डेडिकेटेड पाथ की नीड नहीं होती है। ठीक है, ये कैपेबल होता है लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को हैंडल करने में। डिसएडवांटेज की बात करें तो हायर लेटेंसी होती है इसकी, क्योंकि स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रोसेस हो जाता है इसके अंदर। इसके अंदर हमको सिग्निफिकेंट स्टोरेज चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए इंटरमीडिएट नोड पे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा है उसको प्रोसेस कर पाए, हैंडल कर पाए। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। हमने तीनों टाइप्स की स्विचिंग को पढ़ लिया। अब अगला है हमारे पास भाई ISDN क्या होता है। ISDN जो है ये होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। सॉरी यार, किसी तबीयत खराब है। तो ISDN क्या है, ISDN होती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स का एक सेट होता है। ठीक है, तो ISDN क्या है, एक सेट है कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स का जो इनेबल करता है साइमल्टेनियस डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस, वीडियो, डेटा एंड अदर नेटवर्क सर्विसेज ओवर डिजिटल सर्किट्स विद इन द पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, तो ISDN क्या है, ये एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो इनेबल करता है कि साइमल्टेनियसली जो है वॉइस टाइप का डेटा हो, वीडियो टाइप का डेटा हो, वो ट्रांसमिट हो पाए अदर नेटवर्क सर्विसेज तक। ठीक है, यूजिंग डिजिटल सर्किट्स। समझ गए? तो ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स का सेट होता है जो इनेबल करता है कि हम साइमल्टेनियसली वॉइस टाइप के डेटा को, वीडियो टाइप के डेटा को डिजिटल सर्विसेज सर्किट्स के ऊपर पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पे सेंड कर सकते हैं। इसका मेन फीचर ये होता है कि ये स्पीच को और डेटा को सेम लाइंस पे इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है, जो क्लासिक टेलीफोनिक सिस्टम्स में नहीं था। इसमें चैनल टाइप्स की बात करें तो हमारे पास बी चैनल होता है, यानी कि बेरर चैनल होता है इसके अंदर। तो हर एक बी चैनल जो होगा वो प्रोवाइड करेगा एक बैंडविड्थ को ऑफ 64 kbps। ये यूज़ किया जाता है वॉइस के लिए, वीडियो के लिए और डेटा के ट्रांसमिशन के लिए। इसको हम यूज़ कर सकते हैं पेयर्स में ताकि हम हायर डेटा रेट्स को अचीव कर पाएँ। बी चैनल की बात करें, चैनल टाइप्स जो होते हैं ISDN में उनको पढ़ने वाले हैं। तो ISDN में चैनल टाइप्स में बी चैनल आता है पहला। दूसरा चैनल होता है डी चैनल, यानी कि डेटा चैनल। डेटा चैनल स्पीड ऑफर करता है फ्रॉम 16 to 64 kbps। इसको हम प्राइमरली यूज़ करते हैं सिग्नलिंग के लिए और कंट्रोल करने के लिए। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को कैरी कर सकता है। तीसरा चैनल होता है हमारे पास एच चैनल, यानी कि हाइब्रिड चैनल। हाइब्रिड चैनल जो है वो स्पीड ऑफर करता है 384 kbps से लेकर के 1920 kbps तक, और इसको हम लेस कॉमनली यूज़ करते हैं बी और डी चैनल में। ठीक है, इसके फीचर्स की बात करें तो ISDN फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ISDN अलाउ करता है इंडिपेंडेंट यूजर्स को। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ISDN जो है वो इंडिपेंडेंट यूजर्स को अलाउ करता है बी चैनल का डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन फॉर्म में, और मैनेज करता है कनेक्शंस को थ्रू द डी चैनल। ISDN वॉइस और डेटा का इंटीग्रेशन करने में हेल्प करता है, क्योंकि ISDN सपोर्ट करता है वॉइस कॉल्स को अलोंगसाइड डेटा ट्रांसफर। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हेल्प करता है, क्योंकि ISDN जो है वो डायरेक्ट एंड टू एंड वीडियो कनेक्शंस दे पाता है। फीचर्स की बात करें तो ये रिप्लेसमेंट होता है T1 और E1 लाइन्स के लिए, क्योंकि ISDN कंसेप्ट जो होता है वो रिप्लेस कर देता है ओडल लाइन्स को और डबल कर देता है परफॉर्मेंस को। ये इसके फीचर्स हैं। तो ISDN जो है वो किस लिए आया था,
वो इसलिए आया था क्योंकि क्लासिक टेलीफोन सिस्टम्स जो थे उसमें केवल एक टाइम पर एक डेटा लाइन से एक ही चीज़ जा सकती है, स्पीच ही जा सकती थी, ठीक है। लेकिन ISDN ने क्या किया, ISDN ने एक ही डेटा लाइन पे दो चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया, स्पीच और डेटा को हम एक साथ भेज सकते हैं सेम लाइन के ऊपर, ठीक है, जो अवेलेबल नहीं थे क्लासिक टेलीफोन सिस्टम्स में। तो इसीलिए हम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो एक सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है, लेकिन ये एक्सेस देता है पैकेट स्विच नेटवर्क्स को भी, जिससे कि हम डिजिटली ट्रांसमिशन कर पाए वॉइस का भी और डेटा का भी, ठीक। तो समझ के फीचर्स को भी। अगला है यूजर एक्सेस कैसे करता है ISDN में। तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क्स के अंदर यूजर जो है उसका एक्सेस रेफर करता है कि कैसे इंडिविजुअल्स जो है वो कनेक्ट करते हैं ISDN नेटवर्क्स के साथ। तो दो मेन टाइप्स ऑफ ISDN इंटरफेसेस का यूज़ करता है, या दो मेन टाइप्स ऑफ ISDN इंटरफेसेस यूज़ होते हैं जब भी कोई यूज़र एक्सेस करेगा ISDN नेटवर्क के साथ। एक होता है बेसिक रेट इंटरफेस, दूसरा होता है प्राइमरी रेट इंटरफेस। तो बेसिक रेट इंटरफेस की बात करें तो इसके अंदर दो डेटा बेयरिंग चैनल्स होते हैं, यानी कि दो P चैनल्स होते हैं और एक D चैनल होता है। B चैनल जो होता है वो ऑपरेट करता है 64 kbps की स्पीड पर और D चैनल ऑपरेट करता है 16 kbps की स्पीड पर। बेसिक रेट इंटरफेस के अंदर जो चैनल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो साइमल्टेनियसली यूज़ हो सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कि TCP IP कनेक्शन के लिए और फैक्स ट्रांसमिशन के लिए वो साइमल्टेनियसली यूज़ करे जा सकते हैं। BRI जो है वो एक डिजिटल पाइप प्रोवाइड करता है जिसकी टोटल स्पीड हो सकती है 144 kbps इंक्लूडिंग ओवरहेड। दूसरा जो इंटरफेस है वो होता है प्राइमरी रेट इंटरफेस। तो यूज़र दूसरे टाइप के इंटरफेस से कनेक्ट कर सकता है ISDN नेटवर्क पे, ठीक है। तो दूसरा टाइप का इंटरफेस क्या है, प्राइमरी रेट इंटरफेस। तो इसमें D चैनल इंक्लूडेड होता है जो कि जिसकी स्पीड या तो 23 होगी या 30 होगी, और B चैनल जो होता है उसकी स्पीड डिपेंड हो सकती है कंट्री के हिसाब से, ठीक है। तो प्राइमरी रेट इंटरफेस में एक तो होता है D चैनल और 26 से लेकर 30 B चैनल्स हो सकते हैं इसके अंदर। लेकिन बेसिक रेट इंटरफेस में क्या था, दो बेयरिंग चैनल्स होते हैं, यानी कि दो B चैनल्स होते थे। प्राइमरी रेट इंटरफेस में हर एक B चैनल जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है 64 kbps पर और D चैनल भी रन करता है 64 kbps पे। PRI एक डिजिटल पाइपलाइन ऑफर करता है जिसकी टोटल स्पीड होती है 1.536 Mbps। तो ISDN अलाउ करता है यूजर्स को कि वो एक्सेस कर पाए मल्टीपल डिजिटल सर्विसेज को ओवर द सेम कॉपर वायर, सपोर्टिंग वॉइस, डेटा एंड मोर थिंग्स, ठीक है। तो ISDN इसलिए आया था ताकि एक ही कॉपर वायर पे, एक ही लाइन पर हम मल्टीपल डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड करवा पाए। तो इस तरीके से यूजर एक्सेस करता है ISDN में, ठीक है। दो इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है ISDN, एक होता है बेसिक रेट इंटरफेस, एक होता है प्राइमरी रेट इंटरफेस। दोनों को हमने पढ़ लिया। आप समझते हैं टर्मिनल हैंडलिंग क्या होती है। तो टर्मिनल्स क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं नोड्स जो कि एक नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, इनको हैंडल करना ही टर्मिनल हैंडलिंग बोला जाता है। तो टर्मिनल हैंडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्टिंग विद रिमोट कंप्यूटर्स यूजिंग ए टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, ठीक है। तो टर्मिनल हैंडलिंग क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम इंटरेक्ट कर पाते हैं रिमोट कंप्यूटर के साथ यूजिंग टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। तो टर्मिनल टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स के टर्मिनल हो सकते हैं, या तो फिजिकल टर्मिनल होंगे या वर्चुअल टर्मिनल होंगे। फिजिकल टर्मिनल में आते हैं कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स, वर्चुअल में आते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड टर्मिनल्स। दूसरा टर्मिनल इमुलेशन की बात करें तो टर्मिनल क्या करता है, अलाउ करता है मॉडर्न डिवाइसेस को कि वो मिमिक कर पाए ओल्डर टर्मिनल टाइप्स को फॉर एक्सेसिंग लेगेसी सिस्टम्स। टर्मिनल सर्विसेज की बात करें तो ये लॉगिन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है और डेटा ट्रांसफर की कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करता है। टर्मिनल हैंडलिंग में नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ऐसे प्रोटोकॉल्स को जैसे कि TCP IP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, UDP का यूज़ करते हैं, SSH का यूज़ करते हैं, टेलनेट का यूज़ करते हैं। टर्मिनल हैंडलिंग यूज़ के अंदर एरर हैंडलिंग भी आती है, यानी कि हम मैनेज कर सकते हैं इश्यूज़ को, जैसे कि ड्रॉप्ड कनेक्शन हो सकते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, डेटा के कनेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। टर्मिनल हैंडलिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि हम एनक्रिप्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकते हैं और एथेंटिकेशन लगा सकते हैं ताकि हम डेटा को प्रोटेक्ट कर पाएँ। एप्लीकेशन सपोर्ट क्या होता है टर्मिनल हैंडलिंग में, तो इंटरेक्ट कर सकते हैं हम काफ़ी सारे वेरियस नेटवर्क एप्लीकेशन के साथ, जैसे कि वेब ब्राउजर हो गया, ईमेल क्लाइंट्स हो गया, यूजिंग स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स। तो टर्मिनल हैंडलिंग का बेसिक ऑपरेशन क्या है, टर्मिनल हैंडलिंग का बेसिक ऑपरेशन ही ये होता है कि मान के चलिए हमारे पास 10 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा अर्जेंट बी को है कि वो एक्सेस कर पाए रिसोर्सेज को। तो टर्मिनल हैंडलिंग हमको ये ऑफर करता है कि हम
जो ज़्यादा जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको रिसोर्सेज सबसे पहले दे पाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम टर्मिनल हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल हैंडलिंग क्या है? इनके अंदर हम अटेंशन देते हैं ऐसे सिस्टम्स को जिनका अर्जेंट टास्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये टर्मिनल हैंडलिंग होती है पूरी की पूरी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हर हर महादेव वीडियो की एंडिंग हो चुकी है। आप लोगों को सारे पॉइंट्स जो मैंने कवर करा दिए हैं। इनके नोट्स की बात करें तो आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दिए जाएंगे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेकर ही पढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे यार, क्योंकि अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको नोट से पढ़ के भी नहीं सही नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। हर हर महादेव, आपका एग्जाम अच्छा जाए।